स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। हम लोगों ने वैद्युत रसायन चैप्टर काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है। इसमें वैद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है। उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड, यहाँ तक कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पे अगले सेक्शन में समझेंगे कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में या किसी विद्युत अपघटनी सेल में जो वैद्युत अपघटन होता है, तो वैद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है ना। तो वैद्युत अपघटन पहले समझ लें क्या होता है। वैद्युत अपघटन नीचे से देखते हैं। वैद्युत अपघटन इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये होता क्या है, पहले इस बात को समझें। देखिए, जब किसी पात्र में, एक हमने पात्र लिया, इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाए, दो धातु के इलेक्ट्रोड, और इसमें एक विद्युत अपघटनी विलयन भर दिया। धातु के इलेक्ट्रोडों को बाहर हम किसी स्ट्रॉन्ग बैटरी से जोड़ दें जिससे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें। तो बैटरी के जो धन सिरे से जुड़ा होगा वो एनोड हो गया और जो ऋण सिरे से जुड़ा होगा वो कैथोड हो गया। मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। इस तरह के सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो विलयन है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघटनी विलयन है, तो विद्युत अपघटनी विलयन का आयनाइजेशन होगा। मतलब ये धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। अब धनायन पे धन चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ऋणायन पे माइनस चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे तरफ जाएगा। मान लो ये M प्लस और X माइनस धनायन और ये ऋणायन, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा और ये जाएगा एनोड पे। अब ये कैथोड पर जाकर के, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो कैथोड पर क्या होगा कि ये जो M प्लस आयंस हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कैथोड से और धातु में परिवर्तित हो जाएंगे, और ये धातु कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, जो X माइनस है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके X में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये द्विपरमाणुक होंगे तो एक X दूसरे X से इसी तरह जुड़ेगा और ये X2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे प्राइमरी चेंज कहते हैं, इसे सेकेंडरी चेंज कहते हैं। तो ये अगर गैस है तो ये मुक्त हो जाएगी और ये कैथोड पर ये सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन। मतलब जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन को किसी पात्र में लेकर उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो लवण का विलयन है वो धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है। धनायन कैथोड पर जाते हैं और ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ऋणायन एनोड पर जाते हैं और अपचयित हो जाते हैं, है ना। ऋणायन एनोड पर जाके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और धनायन कैथोड पर जाके अपचयित हो जाते हैं। इस घटना को ही हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। फिर से एक बात समझ लीजिए कि जब किसी लवण के विलयन को किसी पात्र में लेकर धातु के दो इलेक्ट्रोडों के माध्यम से हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो लवण का विलयन है उसमें लवण धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है। धनायन कैथोड की तरफ जाते हैं और कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं, और ऋणायन एनोड पर जाते हैं और एनोड पर जाकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस पूरी घटना को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब विद्युत अपघटन का दो पार्ट है, एक क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा है क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट। क्वालिटेटिव में हम एक्सपेरिमेंटल चीजें डिटरमाइन करते हैं कि विद्युत अपघटन किसका कैसे कैसे होगा, ये हम समझेंगे। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम गणनाएं करेंगे। जैसे मैंने यहां बताया कि कैथोड पर कुछ न कुछ पदार्थ अवक्षेपित होगा, कुछ न कुछ पदार्थ इकट्ठा होगा। तो वो पदार्थ इकट्ठा हुआ तो उसका भार कितना है, धारा कितनी प्रवाहित की गई, कितने समय के लिए प्रवाहित की गई। तो कैलकुलेशन पे जो हम बेस्ड काम करते हैं विद्युत अपघटन में, उसे हम क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट कहते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट बेस पे करते हैं उसे हम क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट पे समझते हैं, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट पे बात करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले कुछ उदाहरण लेके समझेंगे। जैसे गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। गलित सोडियम क्लोराइड मतलब केवल NaCl है। तो NaCl का आयनन होगा ये Na+ आयन में और Cl- आयन में टूट जाएंगे। ये जलीय विलयन नहीं है, ये गलित अवस्था में केवल यही। ये कहां जाएगा, ये जाएगा कैथोड पर, ये कैथोड पर जाएगा और ये जाएगा एनोड पर। अब एक ही एक आयन है, कोई समस्या की बात नहीं है, एक ही एक आयन है। तो देखें कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो Na+ आयन गया, इसको दोनों आयन को न्यूट्रलाइज होना होता है। दोनों आयन को अवैद्युत अपघटन में न्यूट्रलाइज होना होता है। तो ये न्यूट्रल कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये सोडियम यानी क्या हुआ, इसका अपचयन हो गया और ये सॉलिड है तो ये कैथोड के ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगा। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्लोराइड आयन गया, इसका माइनस चार्ज कैसे हटेगा, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये Cl में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, मतलब ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और एक क्लोरीन तो Cl2 होता है ना, तो ये प्राइमरी चेंज, अब इस तरह के दो क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे और Cl2 गैस बना देंगे। तो ये गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन इस तरह से होता है। अब आते हैं जलीय विलयन में बात करते हैं। जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करना है। सोडियम क्लोराइड के जलीय, ये हमने पहले गलित अवस्था वाला किया, ये दूसरा है जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। तो जलीय विलयन यानी जल है, वाटर है। अब इस बात को बहुत समझिएगा, जल का ऑक्सीकरण भी होता है और जल का अपचयन भी होता है। जब देखो जलीय विलयन जब हम लेंगे तो जल का ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी और अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, ये अभी पहले समझ लेते हैं। जल का ऑक्सीकरण में H2O लिया जाता है लिक्विड, ये हाफ O2 में और 2H+ आयन में, हाफ O2 2H+ आयन। जब जाहिर सी बात है 2H+ आयन में परिवर्तित होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ऑक्सीकरण यानी इसका जो पोटेंशियल होगा वो -1.23 वोल्ट होगा, ये ऑक्सीकरण है। और जल का जब अपचयन होता है, जल का अपचयन जब होता है तो यही जल हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होता है और OH- में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तभी तो 2 माइनस आ जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल होता है
-0.83 वोल्ट होता है। अब जैसी जरूरत होगी उस तरह का काम करेंगे। सोडियम क्लोराइड का आयनन होगा तो सोडियम आयन, सोडियम क्लोराइड का जो आयनन होगा तो सोडियम आयन देगा, ये जलीय विलयन है तो एक्वस, क्लोराइड आयन देगा। ये जाएगा कहां पे? कैथोड पे, और ये जाएगा एनोड पे। अब ध्यान से समझिएगा, जब कैथोड की बात हुई तो कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो कैथोड पर जल भी तो है, तो जल का भी अपचयन हो सकता है और Na+ आयन का भी अपचयन हो सकता है ना? तो कैथोड पर दो अभिक्रियाएं आमने सामने होंगी। जरा इस चीज को समझिएगा, लेकिन हमें समझना है कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। देखें, कैथोड पर अगर जल का अपचयन हुआ, तो जल के अपचयन से हाइड्रोजन गैस बनेगी और 2OH- आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट। और Na+, यही तो बना, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम में अपचयित होगा। ये दो अभिक्रियाओं की संभावनाएं हैं, सोडियम में होगा, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा सोडियम का, वो होगा -2.71 वोल्ट। ये दो अपचयन की अभिक्रियाएं हुई, ध्यान से समझिएगा। दो संभावनाएं हैं कि जल अपचयित हो कि Na+, दोनों अपचयित कभी नहीं हो सकता। कैथोड पर या किसी भी इलेक्ट्रोड पर एक ही पदार्थ का अपचयन या एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। दो चीजों का अपचयन या दो चीजों का ऑक्सीकरण नहीं होता। मतलब ये संभावना तो है, लेकिन इनमें से एक ही अभिक्रिया मान्य है, एक अभिक्रिया मान्य नहीं है। तो हम कैसे समझे कि कौन सी अभिक्रिया मान्य है? तो कैथोड पर अपचयन होता है, अपचयन ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मेरी बात गौर से समझिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, चूंकि अब इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? आप देखें, समझें, वाटर का -0.83 और ये -2.72 है, तो ये ज्यादा ऋणात्मक है, तो ये कम है ना, ये ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, या ऐसे लिख लें, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर का H2 और OH- आयन में कन्वर्जन, ये ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम आयन के रिडक्शन पोटेंशियल से। तो जिसका ज्यादा होगा वो अभिक्रिया, मतलब इन दोनों में ये अभिक्रिया मान्य है और ये अभिक्रिया नहीं होगी। ऊपर वाली अभिक्रिया होगी, नीचे वाली अभिक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब कि Na+ आयन विलयन में उसी तरह बचा रह जाएगा। मतलब Na+ आयन विलयन में रहेगा, मतलब अपचयित नहीं होगा। किसका अपचयन होगा? जल का अपचयन होगा। तो कैथोड पर यह अभिक्रिया होगी और जल के अपचयन से OH- आयन उत्पन्न होंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। एनोड पर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, कैथोड पर अपचयन होता है और किसका अपचयन होगा? जब दो आयनों का अपचयन हो रहा हो, दो पदार्थों का अपचयन हो रहा हो, तो कैथोड पर उस पदार्थ का अपचयन होता है जिसका अपचयन विभव अधिक होता है, जिसका अपचयन विभव अधिक होता है। वह पदार्थ अपचयित होता है जिसका अपचयन विभव अधिक होता है। और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है।
एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अगर दो पदार्थों का ऑक्सीकरण की संभावना, जैसे यहां पे जल के ऑक्सीकरण की भी संभावना है और साथ ही साथ क्लोराइड आयनों के ऑक्सीकरण की भी संभावना है, तो ऑक्सीकरण उस पदार्थ का होगा जिसका ऑक्सीकरण विभव कम होगा। ध्यान रखिएगा, अपचयन वाले में अपचयन विभव ज्यादा होना चाहिए और ऑक्सीकरण वाले में ऑक्सीकरण विभव कम होना चाहिए। वह पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जिसका ऑक्सीकरण विभव कम होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव कम होता है। तो अब देखें, जल का अगर ऑक्सीकरण किया जाए, मैंने अभी समझाया था कि जल का अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है हाफ O2 में जो कि गैस है, और 2H+ आयनों में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसका जो है ऑक्सीकरण विभव मैंने आपको बताया था -1.23 वोल्ट है। ठीक है, और क्लोराइड आयन का जो ऑक्सीकरण विभव है Cl- एक्वस सॉल्यूशन में है, ये 2 Cl इकट्ठा ले लें तो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और इसका ऑक्सीकरण विभव -1.36 वोल्ट है, -1.36 वोल्ट है ना। तो जिसका ऑक्सीकरण विभव कम होता है। ठीक, तो ऑक्सीकरण विभव, या अगर ऑक्सीकरण विभव पे ही बात करें तो ये देखिए इसका ऑक्सीकरण विभव कम है क्योंकि ज्यादा ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया यहां पे सही है और ये अभिक्रिया के होने की संभावना नहीं है। तो जल का ऑक्सीकरण नहीं होगा बल्कि क्लोराइड आयनों का ऑक्सीकरण होगा। तो अब विलयन में यहां देखिए, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त हुई भाई? ऑक्सीकरण हुआ जल का, तो हाइड्रोजन गैस एवं एनोड पर ये अभिक्रिया होगी नीचे वाली, तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी। ठीक है, और विलयन में इसमें OH- और Na+ आयन बचा है, तो विलयन NaOH में परिवर्तित हो जाएगा। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड भी है इंडस्ट्रियल स्केल पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये विद्युत अपघटन हमने समझा। इसी तरह से एक दूसरा विद्युत अपघटन समझते हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कॉपर से अलग है तो इसे इनर्ट इलेक्ट्रोड कहेंगे, है ना भाई। इसमें दो कंडीशन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डाल दें या कॉपर सल्फेट के विलयन में प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। तो प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड है, अक्रिय इलेक्ट्रोड है। तो इसमें देखिए वैसे ही जैसे जल का, जैसे यहां पे देखें कैथोड पर जल का अपचयन हमने लिखाया है ना, तो यहां पे कैथोड पे क्या होगा, जल का अपचयन मैंने ऊपर दिखा दिया है तो अब यहां पे नहीं दिखा रहा हूं, है ना, सिर्फ कॉपर का दिखा रहा हूं। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित होगा और इसका पोटेंशियल जो है रिडक्शन वो 0.34 वोल्ट है। अब देखिए इसका 0.34 वोल्ट है और वाटर का देखिए अपचयन का
-0.83। मैंने क्या बताया, कौन अपचयित होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा। तो अपचयन विभव किसका ज्यादा है, इस हिसाब से ये माइनस में है जल का, और कॉपर का धनात्मक है, तो कॉपर का अधिक है, तो कॉपर अपचयित होगा, है ना। जल अपचयित नहीं होगा, जल अपचयित नहीं होगा। और कॉपर से क्या मिला, कॉपर सल्फेट है, तो एनोड पर देखें, एनोड पर सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन का भी देख लीजिए। सल्फेट आयन जो है SO4 ये जब ऑक्सीकृत होगा तो H2O8 और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। और जल का ऑक्सीकरण विभव आपको दिख रहा है, जल का ऑक्सीकरण विभव ये है। मैंने क्या समझाया था कि यहां पर जल का ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक है, और इसका जो विभव है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है 1.96 वोल्ट धनात्मक है। तो सल्फेट का धनात्मक है और जल का विभव ऋणात्मक है। तो मैंने क्या बताया कि ऑक्सीकरण किसका होता है, जिसका ऑक्सीकरण विभव कम होता है। तो ऑक्सीकरण विभव किसका कम है, जल का कम है। तो ये अभिक्रिया यहां पे नहीं होगी, यहां पे जल का अपचयन होगा, जल का अपचयन होगा। H2O लिक्विड हाफ O2, सॉरी जल का ऑक्सीकरण होगा, जल का ऑक्सीकरण होगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट है, जो कि कम है। तो ये नीचे वाली अभिक्रिया होगी, सल्फेट आयन विलयन में बचे रहेंगे, सल्फेट आयन विलयन में बचे रहेंगे। तो ये तो हमने कॉपर सल्फेट का जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कैथोड पर कॉपर का अपचयन हुआ, और कॉपर जो बना कैथोड पर ही डिपॉजिट हो गया, और जल का अपचयन कैथोड पर नहीं हुआ। एनोड पर जल का ऑक्सीकरण हुआ, है ना, क्योंकि जल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीकरण विभव कम है और सल्फेट का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, तो इसलिए सल्फेट आयन विलयन में रह जाएंगे। और यहां पे जल है, तो जल और सल्फेट आयन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हुए, है ना, उसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हुए विद्युत अपघटन करेंगे। तो देखें, कॉपर इलेक्ट्रोड तो कैथोड वाली अभिक्रिया तो सेम होगी, कैथोड पे जो हुआ था वहां पे वही होगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में अपचयित हो जाएगा, लेकिन एनोड पर यहां देखें, एनोड पर इस वाले केस में किसका ऑक्सीकरण हुआ था, एनोड पर इस वाले केस में जल का ऑक्सीकरण हुआ था, जिसके फलस्वरूप H+ आयन बने थे, जो सल्फेट आयन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे थे। लेकिन अब यहां पर क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड आपने इस्तेमाल किया है, तो जो कॉपर के रॉड पे कॉपर के परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर आयनों में परिवर्तित होंगे और विलयन में चले आएंगे। मतलब कि भाई एक तरह से कॉपर रॉड को कॉपर विलयन में डिप किया गया ना, तो इसमें जल और सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, बल्कि कॉपर जो सॉलिड है इलेक्ट्रोड पे, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर आयन में परिवर्तित होगा, जो विलयन में चले आएंगे, और इलेक्ट्रॉन वहीं इलेक्ट्रोड पर रह जाएंगे। तो ये फर्क पड़ता है जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं और जब आप
जिस धातु के लवण का विलयन लिया है उसी धातु के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो विद्युत अपघटन पे इतना फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाते हैं। ये हमने बात की क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट की, अब आते हैं क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट पे। क्वांटिटेटिव मतलब कैलकुलेशन करना है। क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। फैराडे ने कुछ लॉ दिए जिनको कहते हैं फैराडेज लॉ। दो लॉ थे, प्रथम नियम। इसमें इन्होंने बताया कि कोई विद्युत अपघटनी विलयन है, उसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे हैं, धातु के दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, विद्युत अपघटनी विलयन है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की गई। मान लो आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की गई टी टाइम के लिए, टी समय के लिए आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस में हमने समझा कि कैथोड पर अधिकांशतः कोई न कोई पदार्थ डिपॉजिट होता है। तो इन्होंने बताया कि जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन में वैद्युत धारा एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ डिपॉजिट होगा, अवक्षेपित पदार्थ का भार सेल में प्रवाहित कुल चार्ज के, कुल आवेश के समानुपाती होता है। जब एक विद्युत अपघटनी विलयन में एक निश्चित धारा एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित पदार्थ का भार सेल में प्रवाहित वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। मतलब कि जो पदार्थ डिपॉजिट हुआ वो Q के समानुपाती होगा। हम लोग जानते हैं Q की वैल्यू कितनी होती है, I इंटू टी। तो W प्रोपोर्शनल होगा I इंटू टी के। यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे, तो एक नियतांक आएगा जिसे कहते हैं Z इंटू आई इंटू टी। ये समीकरण नंबर 1, जहां पे Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अभी इसका मान हम निकालेंगे दूसरे नियम से। ये प्रथम नियम था, मतलब कि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में अगर आप आई एम्पियर की धारा टी समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो जो आवेश आपने प्रवाहित किया और जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ, वो पदार्थ का जो भार है वो भार कुल आवेश के, कुल वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है ना। अब इसका दूसरा नियम क्या था, द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ। इसमें यह बताया इन्होंने कि अगर आप कई सारे विद्युत अपघटनी विलयन ले लें
और उसको एक श्रेणी में जोड़ दें, है ना, एक श्रेणी में जोड़ दें सभी विलयनों को, और सभी विलयन में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, तो सभी इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ डिपॉजिट होंगे। तो जो पदार्थ डिपॉजिट होगा, है ना, जो पदार्थ अवक्षेपित होगा, उसका भार उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है ना। यदि कई विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और इनमें समान वैद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित पदार्थ का भार उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये आपने लिया सिल्वर नाइट्रेट, ये आपने लिया कॉपर सल्फेट, ये लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, यहाँ कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो वेट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि सिल्वर का भार सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, कॉपर का भार कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, हाइड्रोजन का भार हाइड्रोजन के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो अगर हम डिवाइड कर दें कॉपर का भार बटे सिल्वर का भार, तो सिल्वर का तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी भार, ऐसे कॉपर का वेट बटे हाइड्रोजन का वेट, तो कॉपर का तुल्यांकी भार बटे हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इससे देखें पहले नियम को इससे जोड़ते हैं तो यहां से ये चीज क्लियर है कि अगर मान लीजिए पहले का वेट W1 है, ठीक है, तो W1 की वैल्यू होगी Z1IT और W2 की वैल्यू होगी Z2IT प्रथम नियम से। तो अगर इसको रिलेट करें W1 अपॉन W2 का मान, तो ये Z1 अपॉन Z2 बचेगा। यानी इससे समझ आता है कि W Z के भी समानुपाती है और W ये देखें E के भी समानुपाती है और W Z के भी समानुपाती है। तो समीकरण 1 को 3 से मिला दें, समीकरण 1 को 3 से मिला दें तो देखें समीकरण 1 को 3 से मिलाने पर समीकरण 2 को 2 और 3 से, ठीक है। तो E का E जो है यहां से देखें, यहां देखें W प्रोपोर्शनल है E के, W प्रोपोर्शनल है E के और W प्रोपोर्शनल है Z के। तो E प्रोपोर्शनल हो गया Z के, मतलब यहां पे एक और नियतांक आएगा। तो वो नियतांक को हम लोग कहते हैं फैराडे नियतांक, है ना। F का मतलब फैराडे
कांस्टेंट जिसका मान है 96,500 कूलम प्रति मोल। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसका मतलब देखिए Z का मान कितना आया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान, तुल्यांकी भार बटे फैराडे कांस्टेंट। तो समीकरण 1 ले लें पहले समीकरण से, W की वैल्यू थी Z इंटू आई इंटू टी, अब W की वैल्यू हो गई E इंटू आई इंटू टी अपॉन एफ। अब हम भार आसानी से निकाल पाएंगे। समझ में आ गया? आशा है सबको समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल लेते हैं, सवालों पे और समझ में आएगा हम लोगों को। देखिए जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में है ना, एक कॉपर सल्फेट का विलयन का विद्युत अपघटन किया गया, 1.5 एम्पियर की वैद्युत धारा को 10 मिनट के लिए प्रवाहित किया गया। ये क्वेश्चन है। एक कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की गई, तो इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल पे मैं आज आपको समझा के इस टॉपिक को यहीं छोड़ूंगा। अगली क्लास में इसको फिर से एक बार डिस्क्राइब करके फिर से इस पे डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। एक सवाल इसलिए ताकि थोड़ा सा फ्लो में बना रहे। तो देखिए आई का मान जो है 1.5 एम्पियर है और समय 10 मिनट, लेकिन समय को सेकंड में लेना होता है, इसलिए इसको सेकंड में परिवर्तित करना जरूरी है। तो 600 सेकंड, ये हमेशा कर लीजिएगा इस तरह के सवाल में। अब कौन अवक्षेपित हुआ? कॉपर। कॉपर का तुल्यांकी भार कॉपर का परमाणु भार 63.5 अपॉन संयोजकता, तो 63.5 बाई 2। अब देखें अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा, कॉपर का तुल्यांकी भार I इंटू टी अपॉन एफ, ये 63.5 1.5 इंटू 600 अपॉन 2 इंटू 96,500। बोलो सही है ना? इसको सॉल्व करेंगे आप, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए। 2 जीरो कट गया, ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ भी गया। ये 15 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 19300। और कटेगा कुछ, ये आ जाएगा 3 और कुछ कट जाएगा। देख लेते हैं पहले क्या बचा। 635 इंटू 9 ऊपर 339 अपॉन 19300। ये मुझे आंसर दिख रहा है तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 0.2983 ग्राम। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। इस पे और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझाऊंगा आपको। और हम ये भी निकालना सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ अवक्षेपित हुआ तो पदार्थ का भार निकाल लेंगे, लेकिन हमने कुछ उदाहरणों में देखा था कुछ गैस भी बनती है। कभी कभी इलेक्ट्रोडों पर कोई गैस मुक्त होती है, तो जब गैस मुक्त होगी तो गैस के केस में क्या भार निकालेंगे? जी नहीं, गैस के केस में हम आयतन निकालते हैं कि गैस का कितना आयतन मुक्त हुआ। तो आयतन कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझेंगे, है ना, अगली क्लास में। और भी 1-2 चीजें हैं इसमें, तब तक के लिए इसको आप ध्यान से समझिए
और इस क्वेश्चन को समझिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।